हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी के कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, ये कार्यक्रम लोगों में लोकप्रिय भी है। लोग इसके अंदर अपने प्रश्न भी कई बार भेज देते हैं। और चूंकि ये कार्यक्रम आपकी रोजाना की जरूरतों से ताल्लुक रखता है कि कैसे सरकारी नीतियां या मार्केट्स में जो कुछ हो रहा है वो आपकी पॉकेट कैसे हल्की करने जा रही हैं, और हमेशा की तरह इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हमारे आर्थिक विशेषज्ञ, हमारे मित्र श्री नयन भाई पारिक जी। नयन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिनेश जी। अब मुझे लगता है कि आप विदेश यात्रा से आपकी थकान उतर गई होगी, मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल थोड़े थोड़े फ्रेश भी लग रहे हैं। फ्रेश हो गया और हमें सुनने में आया कि आपको काफी यूनिवर्सिटी से आमंत्रण भी आ रहे हैं, कुछ टॉक शोज वगैरह की और कुछ की नोट एड्रेसेस के। तो ये बड़ी जी। प्रसन्नता की बात है एक्चुअली। थैंक यू आपके सो मच। आपको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन आपका। थैंक यू सो मच। दर्शक मित्रों, आज जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो विषय अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। वो है एवरग्रांड का, जो कि चाइनीज कंपनी है, एक रियल एस्टेट की कंपनी है। $300 का लोन, और कोलैप्स होती हुई नजर आ रही है। दुनिया उसके शॉक में थी। थोड़ा सा शॉक से निकलती नजर आ रही है। उसको लेमन मूवमेंट कहा जा रहा था, लेकिन लगता नहीं कि शायद वो लेमन मोमेंट बन पाएगा। और इसके साथ ही सेंसेक्स की उड़ान 60,000 तक पहुंची, यानी कि नई ऊंचाइयों पर। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये सेंसेक्स कहीं स्पेस में ना जा रहा हो ऊपर, कहीं चंद्रमा के ऊपर इसकी लैंडिंग वगैरह ना हो जाए। तो लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर टेल पीस में थोड़ा सा समय मिला तो एक आधा इशू हम और भी उठाएंगे। तो दोस्तों, पहला विषय जो हम लेंगे वो एवरग्रांड का लेंगे कि चाइना के अंदर इतनी हलचल क्यों है। हालांकि कुछ और विषय भी अब लेट हो गए हैं, क्रिप्टो करेंसी पे भी बैन आ गया उनका। उसके साथ ये एवरग्रांड का भी प्रॉब्लम हुआ है। कुछ टेक कंपनियों को भी, जो एड टेक कंपनी, उनको भी वो किल कर रहे हैं। सर, ये एवरग्रांड पे आने से पहले ये चाइना में हो क्या रहा है? ये कुछ नीतिगत बदलाव हैं? ये जीपिंग साहब क्या कर रहे हैं? उनके माइंड में क्या चल रहा है सर? देखिए, क्या उनके माइंड पे चल रहा है वो तो किसी के भी लिए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो एक बहुत ही मजे हुए पॉलिटिशियन है। अपने आप जी। को उन्होंने चाइना की गद्दी पे हमेशा के लिए ऑलमोस्ट बिठा लिया है। जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जरूरी पड़े उसके लिए वो कर रहे हैं। तो बहुत ही चतुर पुरुष है। और जो अभी बात थोड़ी सी जैसे आपने कहा अलग नजर आ रही है वो ये है कि जो जो चाइना की पावरफुल कंपनीज है उस सब पे उनका थोड़ा सा कड़प बढ़ता नजर आ रहा है। तो चाहे अलीबाबा हो, और उनको थोड़ा सा कहीं उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया हो, और अलीबाबा के प्रमोटर भी थोड़ा सा चाइनीज सरकार के लिए उनकी नीतियों के लिए बोले थे, और उसके बाद एकदम ही उनका जो डाउनफॉल है, उनकी जो तकलीफ है वो शुरू हो गई। जी। मैं समझ रहा हूँ ऐसे भी एवरग्रांड के बारे में अंदर की क्या कहानियां बाहर नहीं आती है, पर आपने कहा जी। जैसे टेक कंपनियों के साथ हुआ, ऐसे ही लेमन ब्रदर्स से ये जो एवरग्रांड में हुआ उसमें मेन फर्क ये है कि ये जो ट्रिगर है इसका वो चाइनीज अथॉरिटीज के द्वारा आया, लेमन में वो नहीं था। वो जी। मार्केट फोर्सेस ने ट्रिगर किया था। इसमें चाइना की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा कि भाई जो कंपनीज रियल एस्टेट की बहुत ही ज्यादा बोरोइंग करती है, और एवरग्रांड को आप देखें तो $300 बिलियन की बोरोइंग की बात कर रहे हैं हम, कभी 21 लाख करोड़ रुपए की। तो हम एक बहुत ही बड़े अमाउंट की बात कर रहे हैं। 250 चाइनीज सिटीज में इनके प्रोजेक्ट्स हैं, जी। और जो मिडिल क्लास होम्स है उनके लिए वो एक बड़े पैमाने में अपने टावर्स क्रिएट कर रही है। उसके साथ साथ वैसे शुरुआत तो उन्होंने बहुत साल पहले पानी की बोतल से शुरू की थी, फिर जी। पिग फार्मिंग में गए। आज की तारीख में चाइना की एक बहुत बढ़िया सॉकर टीम की भी ओनरशिप है। तो ये थोड़ा सा फैला हुआ कारोबार है, जी। और ये कंपनी के थोड़े से पेचकस करने का काम चाइनीज सरकार ने किया। और जब सरकार खुद कहती है कि भी इतना ज्यादा बोरोइंग और लीवरेज जो कंपनी कर रही है उन पे रेगुलेटरी पकड़ होनी चाहिए, तो इसका असर जो है वो अभी नजर आ रहा है। चाइना सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड इकोनॉमी ज्यादा है, और उसमें यदि सरकार कहे कि ये इनको बोरोइंग नहीं मिलेगी, कोई भी देश में ये आपत्तिजनक मामला है।
पर यहाँ तो बिल्कुल ही वो मामला ऐसा है कि एवरग्रांड का जो 11 साल का लोएस्ट शेयर प्राइस है वो हो गया, और उसकी जो अभी एम्प्लॉइज है, उसके जो घर के खरीदने वाले हैं, वो सभी मुश्किल में आ गए। और मैं समझ रहा हूँ कि ये क्राइसिस ऐसी है कि कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि सरकार के निर्मित क्राइसिस है और मार्केट द्वारा बनाई गई क्राइसिस नहीं है। इसीलिए उसको पहले स्केल के बात में कि भाई इतना बड़ा इसका कद है करके लोग लेमन से कंपेयर कर रहे थे, पर उसका जो एक ट्रिगर है और उसका जो एक एनालिसिस है वो इससे अलग उभरा है। और मैं इसीलिए समझ रहा हूँ कि इसका जितना डर था, और जैसे आपने अपने शुरू के कमेंट्स में बोला कि वो अब थोड़ा सा कब नजर आता है, जो उसका डर था कि भाई ये पूरी दुनिया के बिजनेसेस के लिए, इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल आएगा, वो नहीं लग रहा है। पर इंडिया के लिए क्या एक दो चीजें हो सकती है वो हम जरूर देख लें कि यदि इसके कारण यदि चाइनीज युआन थोड़ा सा वीक होता है, तो जब भी एक करेंसी एक देश की वीक होती है तब उसके एक्सपोर्ट अट्रैक्टिव होते हैं। तो इंडिया और चाइना क्योंकि compete करते हैं कई मार्केट्स के लिए, जहां चाइनीज युआन अट्रैक्टिव बना, वहां इंडियन एक्सपोर्टर्स, तो हमारी जो रोजी रोटी देखने वाले हैं, छोटे छोटे जो हमारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, जो कि चाइना की कंपटीशन कहीं ना कहीं दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए फेस कर रहे हैं, उसमें यदि युआन थोड़ा सा वीक हुआ तो हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि चाइनीज एक्सपोर्ट्स वुड बिकम अट्रैक्टिव। पर सामने ये भी बात है कि कोरोना के कारण थोड़ा चाइना के बारे में लोगों की मेंटल एक जो फ्रेम है वो थोड़ी सी नेगेटिव हुई है, और उसका एडवांटेज जरूर इंडियन एक्सपोर्टर को मिलना चाहिए, क्योंकि एक जो चाइना के बारे में कोरोना फैलाने का और बाकी का आरोप है, उसके कारण इमोशनल सपोर्ट और इमोशनल थोड़ा बैकिंग जो है वो इंडिया को ज्यादा मिलेगा, उसके एक्सपोर्टर्स को ज्यादा मिलेगा, और सम टोटल में एवरग्रांड का असर मेरे ख्याल से इंडिया पे ज्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा नयन कम भाई, एक प्रश्न पैदा होता है कि अगर एवरग्रांड इतना आगे बढ़ा है तो उसको ढील किसने दी? चाइना की गवर्नमेंट ने। जितना भी रेगुलेटरी उनका फ्रेमवर्क है, सारी की सारा जो ओवरलुक किया गया है या ढील दिया गया है, वो भी तो चाइना ने दिया है ना। तो उसको पता तो था वो क्या कर रहा है। अल्टीमेटली इतनी एक्सटेंशन तक पहुंच गए हैं, इतना ढील दे के पता लग रहा है पतंग ही कट गई अब तो, इतनी ढील देने के बाद। तो अब उसके बाद ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये सारा का सारा खेल ऊपर वालों को पता था, जिनपिंग सरकार को पता था, और वह वो भी तो गेम का पार्ट है ना सर। कितनी सटीकता से आपने जो मेन बात थी वो बता दी कि भाई आपका ही बड़ा किया गया ये एक बेटा है, आपका ही एक बड़ा किया गया ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि चाइना में यदि सरकार की रहम नजर न हो तो आप इतनी बड़ी साइज की कंपनी बन जाए वो कहाँ पॉसिबल। वही तो। और देशों में भी मुश्किल है, चाइना में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। पर मैं समझ रहा हूँ कि जब एक बेटा बड़ा होता है, मैं समझ रहा हूँ जैक मा को भी शुरू में चाइनीज सपोर्ट बहुत मिला होगा, पर यदि एक आप एक हद के बाद अपने आप को एक थोड़ा सा एक चाइना का आइकॉन मानने लगते हैं, और आप तब जाके यदि चाइना की पॉलिसी के बारे में भी कोई कमेंट करते हैं या चाइना की जो अथॉरिटीज है उसके साथ आपका व्यवहार यदि बदलता है, क्योंकि अब आप एक अपने आप को ग्लोबल एंटिटी मानने लगते हैं, तो तब जाके मैं समझ रहा हूँ कि चाइनीज अथॉरिटीज से ये शायद सहन ना हुआ हो कि भाई आपको हमने बड़ा किया है, आप यहाँ तक पहुंचे हैं, अब आप हमारे कंट्रोल में रहिए, और यदि आप हमारे काबू के बाहर निकल जाएंगे और इतने बड़े हो जाएंगे तो हम लोगों को ये भी पता है जिनको बड़ा करते हैं उनको कैसे छोटा करना वो भी हम जानते हैं। ये है मैसेज इसमें। मेरे ख्याल से चाइना जो तरीके से अपने बड़े बड़े आइकॉन्स है उसको हैंडल कर रहा है, बड़ी बड़ी जो सेक्टर्स है उसके जो सबसे बड़े प्लेयर्स है उनको जिस तरीके से हैंडल कर रहा है, मेरे ख्याल से उसका मैसेज बहुत ही क्लियर है कि आप कितने भी बड़े बन जाएं, स्टेट को आप अपना रिस्पेक्ट देना न चुके। स्टेट को आप यदि समझते हैं कि इग्नोर करना थोड़ा चालू करेंगे तो आपको हम लोगों को कट टू साइज करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो चाइनीज सरकार कर लेगी। तो इसीलिए दे नीड टू बी सबसर्विएंट टू द गवर्नमेंट। वो जो एक मैसेज है वो मेरे ख्याल से लाउड एंड क्लियर है इसके द्वारा कि हम आपको बना भी सकते हैं तो हम आपको बिठा भी सकते हैं। क्या ये मैसेज दूसरे देशों के लिए भी है कि जहां पर कुछ क्या कहते हैं, बोतल से बाहर निकले हुए जिन हैं, फेसबुक,
एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, इनको भी जगह जगह टेम किया जा रहा है इस टाइम। कई कंट्रीज में इनके खिलाफ भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, एंटी ट्रस्ट मूव्स हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या ये इंडिकेशन अमेरिका के लिए भी है जिनपिंग की ओर से कि इफ आई कैन कट देम टू साइज, यू शुड आल्सो ट्राई टू डू इट, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गैलप द थिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनके ऊपर टर्म्स डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर से गूगल जैसे और एप्पल जैसे और माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसे जो जायंट्स हैं। तो हो सकता है उनके लिए भी एक सटल मैसेज हो कि आप अमेरिका से बड़े नहीं हैं या आप स्टेट से बड़े नहीं हैं। डोंट ट्राई टू बिकम ए नॉन स्टेट एक्टर्स। एंड डोंट ट्राई टू रूल द कंट्रीज, और रादर उनको थ्रेटन करने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए ठीक है सर, अब चलते हैं एक दूसरे मुद्दे पर। तो अभी तो हमारा जो सेंसेक्स है 60,000 की उड़ान भर चुका है, तो अब लगता है ये आउटर स्पेस में जा रहा है। अब अभी तक तो वो इंडियन स्पेस में चल रहा था, जब 30, 32, 35,000 की ऊंचाई पे हमारा हवाई जहाज फीट पे उड़ा करता है, या 40,000 पे मैक्सिमम कभी कभी चला जाता है। अब ये 60,000 फीट की ऊंचाई पे आ गया, जहाँ पे सुखोई और रफाल उड़ा करते हैं। तो तो यहाँ पर एक लोगों को सिंगल सीट बेल्ट नहीं, डबल सीट बेल्ट बांधने की अब जरूरत है। हालांकि कहा जा रहा है कि 5 साल में 1 लाख हो जाएगा। चलिए हो जाने दीजिए, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन खतरे क्या क्या सर इसमें, जरा कुछ ज्यादा तेज गति से ऊपर नहीं चला गया? इकॉनमी तो इतनी तेज गति से बढ़ नहीं रही थी। इंडिकेशन कुछ लगते हैं कि थोड़े अच्छे हैं आने वाले दिनों के अंदर, लेकिन इंडिकेशन का मतलब रियलिटी तो नहीं होता ना। जमीन पर तो अभी उतना कुछ नहीं है ना। अगर आज आप कुछ बीज बोएंगे तो पेड़ बनने में 5 साल लग जाएगा, 4 साल लगेगा। आज अब इन्वेस्टमेंट की साइकिल को रिवाइज करना शुरू करेंगे तो 1.5-2 साल तक कुछ इन्वेस्ट होगा और उसके 2 साल बाद कुछ आएगा। तो 2025 को अनुमान लगा के आज से शूट अप करना सर, क्या क्या खतरे हैं सामने? अभी देखिए, अभी जो मकाम पे हम खड़े हैं और हमारे रोजी रोटी जो देखने वाले दर्शक हैं, उनके लिए यदि अभी एंटर करने की सोच रहे हैं तो खतरे ही खतरे हैं सर। अभी जी तो आप उस वैल्यूएशन पे दाखिल होने का यदि सोच रहे हैं कि जो वैल्यूएशंस ऑलरेडी बहुत ही हाई मल्टीपल पे है, और जो हमारे हिस्टोरिकल मल्टीपल बने हैं उससे भी हाई लेवल पे जी है जी अभी। और अभी आगे आप सोच रहे हैं कि और 10,000 बढ़ेगा तो क्या सिचुएशन होगी, वो तो एक अलग ही है। मैं समझ रहा हूँ कि इसके साथ यूएस फेड का जो बात आई है और उसके 10 साल के जो बॉन्ड की यील्ड की बात थोड़ी सी आई है, वो सब इंडिकेशंस ऐसे हैं कि जिसके कारण मार्केट करेक्शन के मोड पे आ सकता है। जी तो मैं समझ रहा हूँ कि जो हमारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो यदि सोचते हैं कि कोई जो आने वाले आईपीओ है उसमें कर ले, या कोई अच्छी स्क्रिप्ट। अभी तो देखिए, मेरे दोस्त, एक कल उनका फोन आया कि देखिए ये मार्केट तो इतना बढ़ गया और मेरा तो इसमें से कमाना रह गया। तो मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी छूट गई, पर बोले आज मुझे आप 2-3 ऐसी स्क्रिप्ट बताइए जो मैं ले लूं, तो अगले महीने 2 महीने में फिर मुझे ये मतलब पश्चाताप ना हो, ये दुख ना हो कि मैं इस बारी भी ट्रेन चूक गया। तो क्या बोले बात। मुझे ऐसी, मैं आपको मिलने आता हूँ अगले वीक में, तो आप मुझे 2-3 स्क्रिप्ट ऐसी बताइए जो कि बढ़ने वाली हो। वरना ये तो क्या, मैंने जो भी पढ़ा, अखबार में पढ़ा, अपनी पोजीशन में तो 1 रुपया ना जेब में आया ना कुछ। तो वो यदि आप उस कैटेगरी में हैं जहाँ की आप आज की तारीख में वो स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं जिसमें आगे भी आपको एडवांटेज मिलेगा, तो वो बहुत ही खतरे वाली जगह है। अभी की सिचुएशन में ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आने की संभावना ज्यादा है, पर लोग कंपेयर कर रहे हैं 2003 से 2006-07 की, कि भाई 2-3 साल एकदम तेज चली थी तेजी, और अभी भी जो है 2-3 साल और तेजी चल सकती है। तो अभी भी 1-2 साल और बढ़ सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, पर आपके पर रिस्की एपेटाइट है। आप यदि आपके पास 1,000 रुपया है तो उसमें से कोई अभी 10 रुपया, 15 रुपया यदि इसमें डाले तो बराबर है। पर आप कोई सब्सटेंशियल अमाउंट इतने हाई वैल्यूएशन पे यदि शेयर मार्केट में डाल रहे हैं, तो आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है, तो ही वो कर सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो लग रहा है कि कोरोना अब टल गया,
पर मुझे आज कोई बोल रहा था कि महाराष्ट्र में थोड़े से नंबर ऊपर आए हैं, तो मैं कह रहा हूँ कोरोना का संकट थोड़ा सा हम लोगों को कंट्रोल में लग रहा है, पर दोनों वैक्सीनेशन से जो इंडियंस अभी गुजरे हैं उनकी मेरे ख्याल से परसेंटेज कहीं 25% के आसपास है। तो अभी 75% हमारे इंडियंस हैं वो वैक्सीन दोनों शॉट नहीं पाए हुए। जो खतरे की घंटी है वो अभी भी आ सकती है। आगे दिवाली है, गुजरात में नवरात्र है, तो ऐसे वातावरण और ऐसे उत्सव होने वाले हैं जिसमें कि लोग और एक्सपोज होंगे एक दूसरे से, तो इसीलिए वो भी शेयर मार्केट की चाल को खराब कर सकता है। यूएस फेड का एक और है, एवरग्रांड का लग रहा है कि संकट टल गया, पर हफ्ते पहले लग रहा था कि वो थोड़ी सी पार्टी बिगाड़ सकता है। तो ये सब सिचुएशन इतने हाई वैल्यूएशन पे आप पर हावी हो सकती है। इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि ऊपर से आपके पास यदि कोई थोड़ा सा शेयर मार्केट में एक्सपोजर हो तो अभी निकालने में कोई बुराई नहीं है, और शायद फिर दोबारा एंटर होने का मौका मिलेगा, करेक्शन होगा। यदि मान भी ले एक बार, जो दिनेश भाई कह रहे थे कि भाई अगले 5 साल में 1 लाख का इंडेक्स आ सकता है, उसमें भी करेक्शंस आएंगे। ये मत समझिए कि सिर्फ उसकी ऊपर ऊपर ही चाल रहेगी। ये कभी कोई भी नेगेटिव, आज की तारीख में देखिए एक छोटा सा भी नेगेटिव कोई ट्रिगर आएगा तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे चल रहे हैं, बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है जितने की मार्केट में भाव अच्छे हैं, इसीलिए जो मल्टीपल है वो थोड़े से क्रेजी से बिहेव कर रहे हैं। इस सिचुएशन में चलना संभल के, तो बिल्कुल जैसे आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा जी आपने। और अभी कल परसों ही मेरा आर्टिकल आया है इस मामले में कि बात सिर्फ कोरोना से खतरे की नहीं है, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के हमारे खतरे बहुत बढ़ चुके हैं इस टाइम। और ये खतरे अफगानिस्तान से निकल कर आ रहे हैं, और साथ में अब चाइना भी उनके साथ है, रशिया भी उनके साथ है, पाकिस्तान भी उनके साथ है। और जैसा कि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कोई भी एक छोटा सा ट्रिगर, और ये ट्रिगर अगर वहां से आया, कोई घटनाएं घटी, तो 60,000 को 50-45 पे आने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा देखा जाए तो। इसलिए लोगों के लिए बड़ा संभलने का समय है। एक छोटा सा टेल पीस लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जाके क्वाड की मीटिंग की और थोड़ी बाकी मीटिंग्स की वहां पर, लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब वहां पे थी तो उन्होंने यूएसए से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात की है। और साथ में उनकी आज से जापान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जो लास्ट वीक भी हो रहा था, फिजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट हो गई है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी हमसे तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, और हम एलिफेंट की चाल से चल रहे हैं और वो टाइगर की चाल से चल रहे हैं, क्योंकि वो हैं भी रॉयल बंगाल टाइगर इस टेल पीस में जो बात कर रहे हैं। तो अब पिछले 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर शेख हसीना के रवैये में बहुत चेंज आया है। और वो इतना एग्रेसिवली अब जा रही हैं एफटीए के पीछे, और उसमें खास तौर से आरसेप के अंदर भी उन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दिया है। सर ये जो एक, क्या कहते हैं ना, एक कहावत पुरानी है, वो तो खैर बुरे संदर्भ में है, लेकिन ये अच्छे संदर्भ में कि कौआ चला हंस की चाल। तो यहां पर क्या है कि बांग्लादेश चला वियतनाम की चाल। ये ये अच्छे सेंस में है। तो ये कुछ, ये क्या गुत्थी है सर, एकदम से ये परिवर्तन कैसे आ गया कि बांग्लादेश इज गोइंग एज फास्ट एज वियतनाम? बिल्कुल। और बांग्लादेश की तो क्योंकि हमने चर्चा अपने अगले एक रोजी रोटी के एपिसोड में कर दी थी जब इन्होंने साइन किया था, तो इसीलिए मैं ये सवाल को अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ले आना चाहता हूँ कि वो तो फास्ट चल ही रहे हैं, पर हम लोग कैसे फास्ट चले। तो अभी जब ये सवाल किया गया था भारत सरकार को, तब गोयल जी ने ये कहा कि भाई हम लोग थोड़ा सा इसको बहुत एहतियात के साथ बरतना चाहते हैं, कि बोले इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। और उनका खुद का कहना था कि हम लोग कभी जल्दबाजी में इसको थोड़ा सा इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर यू टर्न लेके हमको मोड़ना पड़ता है अपने आप को। मेरे ख्याल से उनका जिक्र आरसेप के सामने था, जिसमें हम लोगों ने एक बार इन प्रिंसिपल आगे बढ़ के फिर यू टर्न लिया था। तो उनका कहना है कि यूएई के साथ भी जो हमारे अभी मेरे ख्याल से आज की तारीख में सबसे ज्यादा एक्टिव डिस्कशन और नेगोशिएशन हो रहे हैं वो यूएई के साथ हो रहे हैं। तो हम लोग एक तो, आपने जैसे कहा कि बड़े ट्रेड एग्रीमेंट ब्लॉक में जो करना है, उसमें अग्रेशन
कोई कारण से, या जो हम लोगों को लग रहा है कि भाई डर लग रहा है कि यू टर्न ना करना पड़े, उसके कारण हम लोग बहुत ही उसमें स्लो एक्सीलरेशन पे चल रहे हैं। और सरकार के तौर पे ये एक एक्नॉलेज की गई बात है कि हम इसमें ज्यादा फास्ट नहीं चलते जाना चाहते, हम उसको फूक फूक के पीना चाहते हैं। तो ये तो एक बात हुई, पर सामने आप यदि ऐसे बड़े ब्लॉक्स में एंटर नहीं होंगे तो उसका जो खामियाना है वो आपको, एक जो उसका नुकसान है वो आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। स्पेशली क्योंकि जो आसपास के बाकी के नेशंस हैं वो तो फटाफट जाके कर लेंगे, फास्ट जाके कर लेंगे, और उसमें हम लोग यदि स्लो पड़ेंगे तो हम लोगों को जो भी उसका नुकसान है वो भुगतने की तैयारी रखनी पड़ेगी। हम लोग कह रहे हैं कि उसको हम लोग इंडिविजुअल नेशंस के साथ एग्रीमेंट करके कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं। वो एक तो एक एक नेशन के साथ करके ये पूरी माला बनाना मुश्किल है, और इसीलिए सभी लोग ब्लॉक में जाके अपने आप को वो ब्लॉक में मेंबर बनाते हैं। पर यूएई के साथ भी हम देख रहे हैं कि बहुत टाइम से कर रहे हैं, पर मामला थोड़ा सा हर रोज कोई ना कोई कॉम्प्लेक्सिटी का टर्न ले रहा है कि हम लोग अब सोच रहे हैं कि यूएई में यदि करेंगे तो उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या, क्योंकि पाकिस्तान से कई बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो इंडिया के साथ होता है वो सब यूएई के थ्रू होता है। तो अब कोई वो परसेंटेज करने की बात है कि एटलीस्ट 35% वैल्यू एडिशन यूएई में हो तो ही वो ट्रेड एग्रीमेंट के अनुसार कम ड्यूटीज का एडवांटेज इसको प्रोडक्ट को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से उसमें भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हम लोग अग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें भी इंडिविजुअल जो कंट्रीज के साथ हम लोग बात कर रहे हैं उसमें भी वक्त लगेगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि यदि आप उसमें जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करना चाहते हैं तो वो समझ में आता है, पर सामने यदि हम बहुत धीरा चलेंगे तो हम लोग जो गवाएंगे उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि यदि आप बहुत धीरा चलेंगे तो उसका डिसएडवांटेज है ही, क्योंकि आप जो वक्त उसमें आपने गंवा दिया वो तो गंवा ही दिया। टेक्सटाइल में जैसे आज बांग्लादेश और बाकी के जो देश है, वियतनाम, वो इतने आगे बढ़ चुके हैं, श्रीलंका भी, कि हम लोगों के लिए उसको कैचअप करना बड़ा मुश्किल हो बहुत रहा है। मुश्किल है। तो इसीलिए आई थिंक एट टाइम्स बेस्ट इज एनिमी ऑफ गुड, हमारे यहाँ कहते हैं कि आप बेस्ट चीज करने की कोशिश में जो गुड है उसको भी ना छोड़ दें। तो अपने आप को एक बहुत ही एक आदर्श अग्रीमेंट की ओर ले जाना इतना जरूरी है, पर साथ में स्पीड भी मैं समझ रहा हूँ इतनी ही जरूरी है। लेट काइंड ऑफ बेस्ट नॉट बी एनिमी ऑफ गुड। मैं तो हमेशा ये कहता आया हूँ, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है और सही है कि हम एक दर्शक मित्रों जल्दी एक एफटीए के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लार्ज डिस्कशन करेंगे। खासतौर से मुझे बहुत बार लगता है कि छोटा सा मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि यूरोप के साथ जब भी समझौते की बात आती है, दो मुद्दों पे बात अटक जाती है, और वो दोनों मुद्दे इतने बड़े मुद्दे नहीं है जो इंडियन मार्केट को स्वयं कर दें। एक शराब का मामला है। भाई आपकी शराब कितनी आ जाएगी यूरोप से यहाँ पे, और कितना उसका रेवेन्यू आपका लॉस हो जाएगा। जो ये कोई मल्टी बिलियन डॉलर का कोई थोड़ी आपके यहाँ इम्पोर्ट्स हो रहे हैं कि जहां पे इतनी आप ड्यूटी लूज कर देंगे। और सपोज करो आपने 1-2 बिलियन लूज कर भी दिया तो इंडिया जैसे देश में कोई अमाउंट है ही नहीं, पीनट्स है। दूसरी बात यह है कि हम कभी कभी बड़ी पिक्चर को मिस कर जाते हैं, मैक्रो पिक्चर को मिस करते हैं, और हम माइक्रो पॉइंट के ऊपर हमेशा लड़ते रहते हैं। वो मुद्दा है महंगी कारों का, मर्सिडीज का, बीएमडब्ल्यू का, रोल्स रॉयस का, या बाकी यूरोपियन जो गाड़ियां टॉप लेवल की गाड़ियां हैं। इंसिडेंटली टॉप लेवल गाड़ियां यूरोप से ही आती हैं देखा जाए तो, बाकी कहीं से आती नहीं है। अमेरिका भी आज पीछे चला गया उसमें, जापान भी पीछे चला गया, सिर्फ यूरोप से ही आती हैं सारी ऑडी वगैरह सब गाड़ियां। अब उनके ऊपर अभी भी पीछे इनके कुछ लोग थे, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव और यूरोपियन भी कह रहे थे कि 100% से लेके 250% तक की कस्टम्स ड्यूटीज हैं। देखिए, हम ये समझ के चलते हैं कि जब आप एक गाड़ी को एक ऑप्टिमम लेवल पे 60 लाख की गाड़ी बेचते हैं, 60 लाख की गाड़ी के अंदर आप 40 लाख के आपके टैक्सेस हैं, या उससे भी ज्यादा टैक्सेस हैं, 3 गुना रेट पे आप बेचते हैं। वही गाड़ी अगर आप 25 से 30 लाख में बेचते हैं तो आपकी गाड़ियों की सेल जो है 10 टाइम्स बढ़ जाती है। इंडिया में एस्पिरेशनल क्लास बहुत बड़ी है। वो चाहते हैं कि अगर मैं एक 12 लाख की 15 लाख की होंडा सिटी लेता हूं, या उसी रेंज की कोई दूसरी गाड़ी लेता हूं, या एक इनोवा लेता हूं, और अगर मैं 20-25 लाख के अंदर एक लोअर एंड की मर्सिडीज बेंज या एक बीएमडब्ल्यू ले सकता हूं, और ड्यूटीज अगर रैशनलाइज हो जाए, तो वो कोई इंडियन मार्केट को स्वैम्प नहीं कर देंगे। लेकिन
हमेशा हम ये सोच के चलते हैं कि वो इलिट्स की गाड़ियां हैं। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा कि वो सिर्फ एक गाड़ी है, गाड़ी सिर्फ गाड़ी है, और वही गाड़ी अगर आप दुबई में खरीदते हैं तो इंडिया से 1/3 कीमत पे आपको मिल जाती है। तो आप कीमतें अगर कम कर देंगे तो सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आपकी एक्साइज ड्यूटी, सॉरी, अब वो पहले थी, अब तो जीएसटी है या बाकी चीजें वो भी आपकी बढ़ जाएंगी। पेट्रोल की कंजप्शन बढ़ेगी तो आपको उधर से पैसा आएगा, आरटीओ से पैसा आएगा, आपकी इंडस्ट्री एक्सपेंड होगी। पर हम माइक्रो इश्यूज के ऊपर हमेशा लड़ते रहते हैं और अपनी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाते हैं। ये शराब का मुद्दा और ये गाड़ियों की इंपोर्ट ड्यूटी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि 36 लाख करोड़ के बजट वाला भारत उसके बोझ के तले दब जाए या हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। यही डर पहले दिखाया जाता था। मुझे याद है क्योंकि मैं तो वहां काम करता था, जिसका नाम था, अगर सोने को फ्री कर दिया इंडिया में तो इंडिया बर्बाद हो जाएगा। ये डर कम से कम नहीं तो 50-60 साल चला है भारत के अंदर। और जैसे ही सोने को फ्री किया गया, आप देखिए कि कितना चमत्कार हुआ उस एक फील्ड में। तो उस फील्ड में ये जो हुए हैं आपके सामने हैं। तो ये जो डर होते हैं ये इंसान को खत्म कर देते हैं। व्हाट विंस यू इन दिस वर्ल्ड मार्केट इज योर करेज एंड रैशनैलिटी, नॉट द फियर व्हाट यू प्रिज्यूम दैट इट माइट हैपन, व्हिच मे नॉट हैपन एक्चुअली। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हम लेंगे विदा और नयन जी का करेंगे हम शुक्रिया अदा। कोई आखिरी टिप्पणी आप करना चाहें? नहीं, आपने वो बिल्कुल सही कहा कि एट टाइम्स यू आर मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज, जो आप बोल रहे हैं कि आप छोटी छोटी चीजों के लिए एक बड़ी चीज जो है वो मिस कर जाते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपकी बात उन कानों तक पहुंचे जहाँ की इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। सरकार में मैं समझ रहा हूँ कि आप अच्छा करने की कोशिश करें, पर उसके साथ समय जो घड़ी टिक 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 कर रही है उसको भी सुने, और उसके साथ ये छोटी छोटी चीजें छोड़े। You have to kind of win the war and lose the battles at times. तो मेरे ख्याल से कहीं कहीं डिप्लोमेसी और जो बिजनेस इंटरेस्ट है, वो जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि बिजनेस इंटरेस्ट का जो महत्व है वो एटलीस्ट ये ट्रेड अग्रीमेंट्स के लिए हमारे लिए अहम रहे। बाकी के जो माइनर इश्यूज है और बाकी के जो डिप्लोमेसीज के इश्यूज है वो कहीं और अपनी जगह पे रहे, और सिर्फ हमारा बिजनेस इंटरेस्ट, हमारे जो रोजी रोटी के दर्शक है, हमारे जो एसएमई एंटरप्राइज है, हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, उनको जिससे मदद हो, उनका एक्सपोर्ट जिसके कारण बढ़े, उनके घर में जैसे अच्छी रोटी आए, उसके लिए जो मेहनत करनी पड़े, उसके लिए जो ट्रेड एग्रीमेंट करने पड़े, उसमें सिर्फ सर्वोपरिता हमारे इंडस्ट्री की हो और डिप्लोमेसी उसमें बैक सीट ले, तो मैं समझ रहा हूँ हमारे ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी साइन होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं करेज की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर दुनिया में करेज ही होता है। कहते हैं ना कि जिसमें हिम्मत है वही जीतता है, और जिसमें हिम्मत नहीं होता है भले ही कितना रिसोर्सफुल हो वो कभी नहीं जीतता है। हिम्मत की जरूरत है, हिम्मत से आगे बढ़ने की जरूरत है। अदरवाइज वही 2-2.5 हज़ार डॉलर की इकोनॉमी के अंदर हम शायद सालों साल तक चक्कर घिन्नी की तरह उसी चक्रव्यूह में फंस के रह जाएंगे और कभी वो 7वां चक्र तोड़ नहीं पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों हम लेंगे विदा। शुक्रिया अदा करेंगे नयन भाई का कि वो हमारे साथ हर हफ्ते थैंक यू आते सो मच हैं विनीत और जी। आपका क्या कहते हैं कि सारे प्रश्नों के जवाब भी देते हैं और उसके ऊपर प्रकाश भी डालते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अगले एक विषय के ऊपर, बहुत जल्दी नए मुद्दे पर नए मेहमान के साथ। तब तक हमें दीजिएगा आज्ञा। धन्यवाद आपका।